हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आर्ट एंड कल्चर शुरू किया था, उसके हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 किस चीज़ के बारे में बताया गया है? ये बताया गया है मौर्यकालीन कला, यानी मौर्य काल में या मौर्यन एम्पायर टाइम पीरियड में जो-जो चीज़ें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? चलिए सीधे टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या-क्या नए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उनको साथ में देखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे हम लास्ट चैप्टर को कवर किए थे। सबसे पहले क्या बताया गया कि गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। यानी कब शुरुआत हुई? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, यानी 6th सेंचुरी के आसपास की बात की, यानी ईसा पूर्व छठी शताब्दी में क्या होता है? गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में क्या होते हैं? नए धर्मों की शुरुआत होती है। तो ये जो नए सामाजिक आंदोलन का उदय होता है, कौन से? बौद्ध और जैन। इनका उदय क्यों होता है? क्योंकि जो इससे पहले का धर्म है उसमें क्या है? बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं, उनसे लोग क्या आक्रोशित हैं, तो क्या होता है? नए संप्रदाय का उदय हुआ। आगे बताया गया ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के क्या थे? अंग थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म श्रवण परंपरा के अंग हैं? तो श्रवण परंपरा के कौन कौन से अंग आते हैं? तो उसमें बौद्ध और जैन का नाम याद रखना है। तो ये चीज याद रखनी है कि बौद्ध और जैन का नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको हो सकता है ऑप्शन में कोई और चीजें दे वो, पर आपको ये तो जरूर मिलेंगे और इन दोनों को आप एलिमिनेट करके, इन दोनों को शामिल करके क्या करेंगे? आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही बनाए जाएंगे। आगे क्या बताएगा? क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, ठीक है। आगे बताएगा अशोक क्या है? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। यानी अशोक क्या हो? एक राजा है। अशोक ने क्या किया? ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को क्या करता है? संरक्षण देता है। आगे बताएगा यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही। ये स्टेटमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपसे बताऊं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन बनाया जाएगा। ऑप्शन ये बनाया जाएगा कि यक्ष पूजा का प्रचलन बौद्ध धर्म के आगमन से होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत होगी। यक्ष पूजा क्या है? बौद्ध धर्म के आगमन से पहले से चल रही थी, तो ये चीज याद रखनी, वो बौद्ध धर्म के बाद भी चलती रही है। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन में कहाँ बनाएगा? क्वेश्चन बनाएगा यूपीएससी 2024 में। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये बनाएगा कि जो स्तूप बनाने की परंपरा है ये ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई थी। पर ये नॉर्मली स्टेटमेंट क्या लगता है? गलत लगता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, तो स्तूप बनाने की परंपरा सबको लगता है कि बुद्ध काल से शुरू हुई थी। लेकिन ये ऑप्शन वहां पे एलिमिनेट हुआ और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या निकला कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई थी। इसी तरह एनसीईआरटी में एक वहां पे स्टेटमेंट दिया गया था क्लास 6 के एनसीईआरटी में कि स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः बुद्ध काल से पहले शुरू हुई थी। तो ये चीज वहां पे दी थी, इसी चीज को करके वो क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक उसी तरह से एक ऑप्शन सेट किया जा सकता है कि यक्ष पूजा का प्रचलन बौद्ध धर्म के आगमन से होता है, नहीं उसके पहले से था। तो ये चीज हो गई। आगे क्या बताया गया? जो ये प्रचलन था यक्ष पूजा का, ये क्या होता है आगे चल के बौद्ध और जैन धर्म में क्या होता है? विलीन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया, ठीक है। इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ भी बनाए गए। केवल स्तूप और विहार नहीं बनाए गए, बल्कि पत्थर के एकास्मिक स्तंभ बनाए गए थे। तो ये चर्चा बाद में की जाएगी कि चट्टाने चाट कर गुफाएं बनाई गई, विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। अब फिर से वही चीज आ गई। यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्यों आ गया? क्योंकि आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एकास्मिक पत्थर, ये जो बताएं, सॉरी क्या दिया गया कि स्तंभ निर्माण की परंपरा यहाँ पे बताएगा कि जो स्तंभ निर्माण की परंपरा है ये कहाँ से? मौर्य काल से शुरू हुई नहीं, ये स्तंभ निर्माण की परंपरा क्या है? बहुत पुरानी है। तो ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज क्या बताएगा? मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के। बिल्कुल सही बात है भैया कि दोनों स्तंभ एक जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये बताएगा कि मौर्यकालीन जो स्तंभ है चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ है, जिसमें उत्कीर्णकर्ता का कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। जबकि एकेमेनियन स्तंभ क्या है? ये राजमिस्त्री द्वारा बनाए गए अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए। मैंने अभी बताया ना कि एकास्मिक पत्थर है। तो जो मौर्यकालीन पत्थर है ये एकास्मिक है, जबकि जो एकेमेनियन के स्तंभ है वो क्या है? वो चीजें हैं कि जोड़ करके बनाई गई, यानी कई खंडों में जोड़ करके बनाए गए हैं। जबकि मौर्यकालीन स्तंभ क्या है? ये एकास्मिक, यानी पूरा एक है, यानी बीच में इसमें जोड़ नहीं लगाया गया है। आगे बताया कि ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी गई। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि स्तंभ पर किन जानवरों की आकृति है? तो सांड, शेर, हाथी नाम याद रखना है। आगे क्या बताया गया? उन्हें एक वर्गाकार गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया। अगर पूछ ले आकस्मिक पत्थरों पर किन किन आकृतियों का चित्रण किया गया है? तो सांड का है, शेर का है, हाथी का है, कमल के फूल का है, ठीक है। आगे बताया गया बिहार में बसराह, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। अब आइए एग्जाम्पल की बात। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया जो ज्यादा जरूरी चीज है? ये वाली लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है। कैसे?
इस लाइन से एक तो लोकेशन दे देगा, वर्तमान राज्य दे देगा, पूछ लेगा कौन-कौन से सही सुमेलित हैं, या फिर ऐसे बनाया जाएगा निम्नलिखित में से कौन-कौन से बिहार में स्थित हैं। तो बिहार में कौन-कौन सा याद रखना है, बिहार में कौन-कौन सा है, बसराह बखीरा है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा, ये 3 कहाँ है, ये बिहार में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सनकिसा और सारनाथ, तो सनकिसा और सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया, सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट क्या है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा, सारनाथ में इसी तरह का एक मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष पाया गया जिसमें क्या है, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपसे दे देगा ऑप्शन कि सिंह शीर्ष के नाम से कहाँ का स्तंभ शीर्ष प्रसिद्ध है, तो सारनाथ का हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या बताया गया, ये मौर्यकालीन मूर्ति कला का क्या एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और यह जो है यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो जो अगर पूछ लेगा कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ का सिंह शीर्ष। अगर सारनाथ का स्तंभ नहीं दिया है तो ऑप्शन में क्या दिया होगा, सिंह शीर्ष दिया होगा। ये चीज याद रखना। दूसरा चीज, इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए चार शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है, इसके चारों ओर क्या है, शेर बनाए गए हैं। क्या बताया, उस वेदी के निचले भाग में 4 जानवर और बनाए गए हैं। उन जानवरों का क्या नाम बताएगा, घोड़ा, सांड, हिरन आदि। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्तंभ शीर्ष में किस किस जानवर का चित्रण किया गया है, तो किसका किसका, घोड़ा, सांड, हिरन और सिंह का क्या गया है, उसमें चित्रण किया गया है। ये चीज याद रखनी है हमें। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया स्तंभ शीर्ष धर्मचक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है। ठीक है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्षणियों पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी इस समय यक्षणियों की भी मूर्तियां बनाई जाती थी, पशुओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो पशुओं की मूर्तियों का तो आपका सीधा संबंध दिख भी रहा है कि स्तंभ शीर्ष पे पशुओं का अंकन किया गया है। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं, इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का क्या है, पता चलता है। आगे बताएगा कि पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। यह विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशाल तत्व यह है कि इनकी सतह पालिश की हुई यानी चिकनी है। ठीक है, क्या बताया गया कि पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर ये यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। जो ये मूर्तियां हैं ये लगभग क्या है, खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। और बताएगा कि इन प्रतिमाओं का एक विशेष तत्व है, एक विशेष तत्व का है पालिश हुई या चिकनी हुई वस्तु, यानी इनको पालिश करके बनाए गए हैं। दीदारगंज स्थान कहाँ है, दीदारगंज पटना में है। ये चीज याद रखनी है कि दीदारगंज कहाँ है, पटना में पड़ता है। आगे क्या बताया गया, क्वेश्चन पूछा गया प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति का संबंध किस कला से है। तो भैया सीधा आपने कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मौर्यकाल। तो मौर्यकाल से तो ये क्वेश्चन सीधा आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में। सोचिए आपको सिर्फ लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जा रहा है डायरेक्ट, सिर्फ एक लाइन दी गई। उदाहरण में क्या दिया गया, दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोच्च उदाहरण। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। आप सोचिए कि ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, कि आपको कौन सी लाइन पढ़ना है, ये ध्यान देना है, किस लाइन पे कितना फोकस करना है, कौन सी लाइन फैक्चुअल पूछी जा सकती है, किस लाइन से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ये चीज आपको समझनी है। तो यहां से ये चीज आप देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आपने ये ध्यान दे लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बताएगा, पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में क्या है, धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या, धौली स्थान पूछ लेगा, उड़ीसा में, आपको पता है। आगे क्या बताएगा, इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण में सुंदर उदाहरण है। ठीक है, आगे बताएगा बिहार में बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियां कहाँ है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में है। शैलकृत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है। ठीक है, तो ये चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा क्या है, बराबर की गुफाएं हैं, ये चट्टान को काटकर बनाई गई है। दूसरी चीजें कहाँ है, बिहार में है, जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि लोमस ऋषि की गुफा किसको कहते हैं भैया, तो बिहार में है, बराबर की पहाड़ियों में है। आगे, इस गुफा का प्रवेश द्वार के अर्धवृत्ताकार चैत्य, चाप या मेहराब की तरह सजा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टेटमेंट दे दिया गया, बिल्कुल यही स्टेटमेंट दिया गया कि इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार है। तो भैया ये जब स्टेटमेंट ही दिया है तो आपको इसका चित्र देखने की जरूरत नहीं कि आप बताएंगे कि चित्र देखा था मैंने, ऐसा था, बिल्कुल नहीं। अगर स्टेटमेंट दिया गया तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, सीधी स्टेटमेंट से पूछी गई। वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका जो क्या बताया गया, किसका प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार है, ये पूछ लिया गया आपसे। आगे क्या बताया गया, आप देखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बराबर की पहाड़ियों में स्थित लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार किस प्रकार का है। उत्तर दिया गया अर्धवृत्ताकार चाप है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2018 सीडीएस में पूछा गया, ये क्वेश्चन सेम यूपीएससी में भी पूछा गया, यूपीएससी के सीएससी एग्जाम में पूछा गया। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं डायरेक्ट। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि स्तंभ शीर्ष के बारे में। अब स्तंभ शीर्ष को मैंने पढ़ाया, अब मैं आपसे स्तंभ शीर्ष के ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया गया कि सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ फलक पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अंकित है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के प्रीलिम्स 1998 में। अब मैंने अभी बताया लायन है, बिल्कुल है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ये चीजें दी गई हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताया गया,
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो और जानवर की चर्चा की गई वहां पे उनका भी नाम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया कि चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि चैत्य के मेहराब पर, यानी जो मेहराब बनाया गया है वहां पर हाथी की प्रतिमा है, तो आपको याद रखना है कि हाथी की प्रतिमा है। आगे बताएगा इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है। ये स्टेटमेंट आपसे दिया जा सकता है कि इस गुफा का भीतरी कक्ष क्या है, आयताकार है, और उसके पीछे गोलाकार कक्ष है, तो ये स्टेटमेंट दे सकता है। आगे ध्यान रखना, प्रवेश द्वार पर बड़े कक्ष की एक तरफ एक दीवार है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये स्टेटमेंट है कि ये गुफाएं हैं, ये गुफाएं क्या है, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए क्या की गई थी, संरक्षित की गई थी। तो ये गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई, अशोक के द्वारा, किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। आगे बताया गया लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि भैया किसके लिए, लोमस ऋषि की जो गुफा है आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक के द्वारा बनवाई गई। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया यहीं से, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में रॉक कट के स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराबर की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित शैलग्रस्त गुफाएं हैं, जिन्हें मूल रूप से अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया था। भैया पहला स्टेटमेंट आपको देख के क्या लगा, पहला स्टेटमेंट आपको देख के लगा कि पहली बात तो सही है। दूसरी चीज क्या बताया गया, एलोरा में गुफाएं जो हैं विभिन्न धर्मों से संबंधित है। ये चीज नहीं पढ़ी, लेकिन हमने पहला स्टेटमेंट तो पढ़ा, तो आप ये समझिए कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यही है कि आप एक चैप्टर से एक स्टेटमेंट उठाया जाएगा, दूसरे चैप्टर से दूसरा स्टेटमेंट उठाया जाएगा, फिर मिला करके क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं आगे कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान देनी है। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। ठीक है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि बुद्ध के जो क्या होते थे, अंग होते थे, बुद्ध का कोई स्मृति चिन्ह होता था, उसको रख करके क्या होते थे, स्तूप बना दिया जाता था। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, वेथद्वीप एवं पावा में है। तो बिहार के कितने राज्य बताए, सॉरी बिहार के कितने स्थान का नाम दिया गया, एक दिया गया राजगृह, एक वैशाली, एक वेथद्वीप, एक पावा। तो याद रखना पावा कहाँ है, बिहार में है, दूसरी चीज वेथद्वीप कहाँ है, बिहार में, और चौथी चीज राजगृह और वैशाली कहाँ, बिहार में। नेपाल में कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के साथ साथ क्या है, अलकप्पा और रामग्राम। तो पूछ लेगा लोकेशन, तो नेपाल में क्या है, कपिल वस्तु है, अलकप्पा है, और क्या है, अलकप्पा और रामग्राम। उत्तर प्रदेश में कौन से लोकेशन दी गई, कुशीनगर और पिपलीवान। तो उत्तर प्रदेश में कौन से दो लोकेशन है, कुशीनगर और पिपलीवान। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा पिपलीवान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। या क्वेश्चन दे देगा पिपलीवान का स्तूप कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आपसे दे देगा क्या, वेथद्वीप का स्तूप क्या है। एक तरफ क्वेश्चन ऐसा सेट कर दिया जाएगा ना, एक तरफ दे दिया जाएगा स्तूप, एक तरफ दे दीजिएगा राज्य। तो आपसे दे दीजिएगा वेथद्वीप का स्तूप, राज्य दे दीजिएगा बिहार। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया ऐसे स्तूप अवंती और गंधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा घाटी के बाहर बसे हुए थे। आपको याद रखना कि जो ये स्तूप बनाने की चीजें हैं या स्तूप जो बनाए गए हैं केवल गंगा घाटी के क्षेत्र में नहीं है, गंगा घाटी से परे या गंगा घाटी के बाहर के क्षेत्रों में भी बनाए गए हैं। आगे बताएगा राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था। क्या बताएगा कि जो सांची का महान स्तूप है वो किसके काल में बनता है, अशोक के शासनकाल में बनता है। किससे बनाया गया, ईंटों से बनाया गया था, और उसे बाद में पत्थर से ढक दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई, क्या चीज बताई गई कि भैया जो सारनाथ का स्तूप है, सॉरी सांची का जो स्तूप है, वो सांची का स्तूप क्या है, वो अशोक ने बनवाया है और ईंटों का बनवाया था। ठीक है, आगे बताया गया, आगे क्या बताया गया कि इन स्तूपों पर राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल है। कई स्थलों और श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्तूपों पर क्या है, जो व्यक्ति दान देता था उसका उल्लेख किया गया है। कोई गृहपति है, कोई व्यापारी है, श्रेष्ठी है, उसका भी उल्लेख मिलता है। आगे बताया गया कि अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खेड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा पीतल खोड़ा की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरी चीज उसमें किसका जिक्र है, तो कान्हा और कोंडाने गुफा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, यह नाम याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बराबर लोमस ऋषि गुफा दी गई, देखिए यहाँ पे वृत्ताकार है कि नहीं, ये चीज पूछेगी आपसे। जो प्रवेश द्वार के ऊपर क्या है, मेहराब चैत्य बना है, उसके ऊपर क्या है, वो वृत्ताकार है। अब यहाँ पे सिंह शीर्ष दिया गया, कहाँ है, सारनाथ। आगे दिया गया इसमें क्या है भैया, इसमें देखिए यहाँ पे जानवर बताए गए जो चार घूमते हुई स्थिति में, ये चार सिंह हो गए चारों दिशाओं में। दूसरा चीज क्या है, इस पे क्या बना है, इस पे अशोक चक्र बना हुआ है, और एक कमल के आकार, उल्टे कमल के आकार की क्या बनी, आकृति बनी हुई है। आगे क्या बताया कि वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। तो इसकी खोज कहाँ, वाराणसी में हुई। तो सारनाथ सिंह शीर्ष कहाँ स्थित है, वाराणसी। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है किसकी स्मृति में बनवाया गया, तो बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन की स्थिति में। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष चौकी पर बने चार चक्र
किसका प्रतीक है भैया? किसका? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम धर्मापों से धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्यकालीन अवशेष से लिया गया? मैंने आपको पहले पढ़ा है, सारनाथ का सिंह से लिया गया है। फिर पूछा गया मौर्यकालीन कला की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? तो चमकदार या ओपदार पॉलिश इनकी क्या है? सबसे विशिष्ट पहचान है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया आगे कि ऐतिहासिक घटना के स्मृति में अशोक द्वारा बनवाया गया था, किसके चक्कर में? धर्मचक्र प्रवर्तन में। आगे बताया गया इसमें क्या क्या भाग है, इसके 5 अवयव हैं, कौन कौन से? एक कमल घंटी का आधार है, यानी उल्टा कमल के आकार की एक क्या है? आकृति बनी हुई। दूसरा, उस पर एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति में दिखाए गए हैं, 4 तेजस्वी सिंह हैं। आगे क्या बताया गया एक सर्वोपरि तल धर्मचक्र, यानी एक धर्मचक्र बनाया गया जो कि क्या है? एक बड़ा पहिया है। आगे बताया गया सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि सिंह शीर्ष को जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है उसमें कौन से भाग शामिल नहीं है? तो एक कौन सा भाग है? एक ऊपरी चक्र है, एक कमलाधार है, तो 2 भाग शामिल नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नया। आगे क्या बताया गया? प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। तो ये 4 जानवर कौन कौन से? सांड, घोड़ा, हाथी, शेर, ये याद रखना है। ठीक है, आगे जक्षड़ी दीदारगंज, इसकी चर्चा मैंने की और ये क्वेश्चन सेम आपसे पूछा भी गया था, तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा भी दिया ऑलरेडी। क्या बताया गया कि हाथ में हाथ में क्या बताया? हाथ में चामर चौरी पकड़े खड़ी यक्षड़ी की जो आदम कद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। कहाँ पे? आधुनिक पटना के दीदारगंज में। वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यह लंबी मूर्ति किससे बनी? बलुआ पत्थर से बनी है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये किससे बनी है? बलुआ पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति है। आगे क्या बताएगा? परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। यानी जब पहली बार अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया तो ईंटों का बनवाया, वहां पे क्या प्रदक्षिणा पथ नहीं था। अब बाद में क्या किया गया? उसमें क्या किया गया? संशोधन किया जाता रहा। अब उसमें क्या हो गया? प्रदक्षिणा पथ जोड़ गया, फिर कलर होने लगा, फिर क्या बना? प्रवेश द्वार बनाए जाने लगे। तो ये सब चीजें बाद में जुड़ती गई। अब क्या बताया? स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हार्मिक छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा ज्यों त्यों के रहे, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता रहा है। तो भैया क्यों किया जाता रहा? क्योंकि उसमें समय के साथ क्या किया? कोई शासक आया, उसने उसमें थोड़ा अपना चेंज कर दिया, ये चीजें होती रही। आगे ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं और आकृतियों के दर्शन नहीं होते, यानी 2री शताब्दी तक ईसा पूर्व क्या है? बुद्ध की आकृति या प्रतिमाएं या मूर्तियां नहीं बनती थी, ये चीज याद रखनी है। आगे क्या? बुद्ध के प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों और कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे कि जो जातक कथाएं हैं ये क्या है? स्तूपों के परिक्रमा पथों पर क्या है? वर्णित की गई हैं। तो बिल्कुल सही बात होगी, वर्णित है। यहाँ क्या दिया गया कि बुद्ध के जन्म, ग्रह त्याग, ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति या धर्म चक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण यानी जन्म चक्र से मुक्ति की बात की गई है कि घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं को अक्सर अनेक स्थलों पर बार बार चित्रण दर्शाए गए हैं वह मुख्य रूप से छदंत जातक या विदुर पंडित जातक या ररु जातक या रूर जातक या शिबी जातक या वेशांतर जातक और सम जातक से हैं। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर फिर भी अगर पूछा जा सकता तो आपको एक बार नाम क्या देखना है, देख लेने हैं कौन कौन से। छदंत जातक, दूसरा विदुर पंडित जातक, फिर रघु जातक, फिर शिवी जातक, फिर वेशांतर, फिर सम जातक। तो ये चर्चा की गई यहाँ से। अब इसके साथ क्या होता है? इसके साथ जो हमारे चैप्टर नंबर 3 था ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसमें एक चीज और बचती है। वो चीज कौन सी बचती है? वो चीज बचती है इस टॉपिक में एक मैप दिया गया है, जो टॉपिक के सबसे पहले पेज पे दिया गया है, यानी जो टॉपिक शुरू होता है चैप्टर नंबर 3 वहाँ पे एक मैप दिया गया है। वो मैप है ये मानचित्र यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें क्या लोकेशन दिखाई गई? इसमें लोकेशन दी गई है कि मौर्यकालीन स्थलों का मानचित्र है ये। ठीक है, अब ये लोकेशन मैंने आपको करा रखी है, जैसे गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, सन्नति महाराष्ट्र में, मास्की कहाँ है, येरगुडी कहाँ है, ब्रह्मगिरी कहाँ है, धौली कहाँ है, जौगढ़ कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, कौशाम्बी कहाँ है, गुजरा कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, पनगुरिया कहाँ है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा। कहाँ पढ़ा रखा? आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपने कहाँ पढ़ा है। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 6 की एनसीईआरटी, उसमें ये चीज मैंने आपको कराई थी विधिवत। बिल्कुल, एक लोकेशन दी थी, उसके साथ उसका क्या दिया था कि वर्तमान किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको कराया। दूसरी बार ये कब कराया? दूसरी बार मैंने आपको जब क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे कराया। तो ये चीज़ मैंने आपको 2 बार कराई। पहली बार क्लास 6 में कराई, दूसरी बार क्लास 12 में कराई। इसलिए मैं अब इस चीज़ पे क्या है अपना टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपका काम क्या है? जो आपने वीडियो अगर देखा है तो आपके पास नोट्स भी होंगे, उस नोट्स के सारे उन चीज़ों को देख लेनी है। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप एक बार क्लास 6 का वीडियो देख लीजिएगा, मौर्यकालीन इंडेक्स में देख लीजिएगा किस कौन से टॉपिक में आता है, आप जाकर के देखेंगे, आपको वहाँ पर ये चीज़ें सारी विधिवत मिलेंगी। अब बात आती है इस टॉपिक से आपने सारे क्वेश्चन कराए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो मैंने नहीं कराए। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। क्या करना है? धौली कहाँ है? पूछ लिया। एरगुडी कहाँ है? पूछ लिया। जागुड़ कहाँ है? जौगढ़ इसी को बोलते हैं, ये पूछ लिया। कौन सा सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन पूछा गया मैप से। अब ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी कराया था, यहाँ पे भी एक बार फिर से दिखा रहा हूँ।
दूसरी चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का विचार केंद्रीय है। बोधिसत्व अपने स्वयं के मोक्ष पर चलने वाले व्यक्ति, बोधिसत्व समस्त प्रबुद्ध जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए करुणा से कार्य करता है। अब यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको बना पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? ऐसे क्वेश्चन हर बार कल्चर का एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा मुश्किल हो। वजह क्या है? अब ये चीज़ें आप जब किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे वहाँ पर कवर होंगी, तो पूछी चीज़ हर कोई कवर ही कर देता है क्योंकि अगले साल नोट्स अपडेट करता है, हो जाता है। पर पहली बार कर पाना था, थोड़ा मुश्किल था। फिर भी मैं आपको इतनी चीज़ें करा रहा हूँ, जो चीज़ें डायरेक्ट एनसीईआरटी से बन रही हूँ वैसे क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल्चर से, तो आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनाने की अच्छी स्थिति में होंगे। एक क्वेश्चन नहीं भी बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं कि उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने हैं। आपको एनसीईआरटी पे कमांड बनानी, आप उसके बेसिस पे आप 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से बना पाएँगे। अब उसी तरह से क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया मौर्य स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? ये एकास्मक पत्थरों से तराशे गए थे, बिल्कुल सही बात है भैया। इन पर चमकदार उपदार पालिश की गई थी, ये भी सही बात है। ये हकमनी स्तंभों के भट टुकड़ों को जोड़कर बनाए थे, गलत बात है। स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृतियाँ उकेर गई, ये भी सही बात है। तो कौन सा भैया? सी गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? मौर्यकालीन उपदर पालिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कहाँ पे? आरएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मौर्यकालीन कला पर ईरानी कला के प्रभाव एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। तो ईरानी कला है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पत्थर क्या थे, वो टुकड़ों में थे, उस पे क्या होता था, पालिश होती थी ऐसे, तो वो चीजें पूछी गई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? पटना के पास दीदारगंज से प्रसिद्ध चामर धारणी यक्षिणी की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मैंने पूछा अभी बताया था कि बलुआ पत्थर से बनी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा गया। सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस या यूपीएससी में रिपीट किया जा सकता है। आगे, मौर्य काल में आजीवक साधुओं के लिए गया के पास बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने करवाया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इस टॉपिक से थी, इसको मैंने एक बार आपके साथ कंप्लीट किया मिल करके। तो पूरा टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। कौन सा टॉपिक? टॉपिक नंबर 4 देखेंगे, फिर इसी तरह सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छे से पसंद आ रही होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ या इसके बाद ज्योग्राफी शुरू करूँ या हिस्ट्री का इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊँ, जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।